गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर 3 के पहला पेपर जो एडवर्टाइजिंग का है उसके यूनिट 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इन एड एजेंसी एंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंट प्लानिंग मैनेजमेंट, मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग जिसके अंदर सिलेक्शन, नेगोशिएशन एंड इवोल्यूशन। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब हम अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, तो इवोल्यूशन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है वो बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रहा है और बहुत सारे चेंजेज इसमें जो है समय समय के साथ आते गए हैं। पहले जैसे आपको पता है कि पायरस के पेपर्स बना करके और उसके बाद वो दीवारों के ऊपर लिख करके धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आए, मीडिया में काफ़ी चेंजेज आए, बहुत सारी नई नई मीडिया जुड़ी। तो उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर्स और ओवरऑल एक बिजनेस लैंडस्केप ही अलग तरीके का ये बन गया। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कंटिन्यूसली जितने भी टेक्नोलॉजी आई हैं उनको सबको अडॉप्ट करते हुए बहुत ही अच्छे जो है प्रोग्रेस इन्होंने किया है और ब्रांड्स को काफ़ी मदद किया है इन्होंने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में। अगर हम एक ब्रीफ ओवरव्यू की बात करें कि क्या क्या की स्टेजेज हुए हैं जिसके अंदर इवोल्यूशनाइज्ड हुआ है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो इस प्रकार से हैं जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करें जो है प्रिंट एरा की। तो ये प्रिंट एरा लेट 19 सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक इसको माना जाता है। इसके अंदर प्रिंट मीडिया इवॉल्व हो रहा था, पार्टिकुलरली अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की, और जितनी भी एजेंसीज थी शुरू में जो स्टार्ट डेवलप होना शुरू हुई थी, उनका मेन काम होता था कि वो जितने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थी उसके अंदर सबसे पहले क्या था इनका काम, स्पेस का जो है ये ट्रेड करते थे, स्पेस प्रोवाइड करते थे, स्पेस को खरीदते थे और उसके ऊपर ट्रेड करते थे और लोग अपना अपना क्या चीज़ आप पब्लिश करना चाहते हैं, क्या ऐड देना चाहते हैं, उसको जो है पब्लिश कराया जाता था, जो कि ब्रॉड ऑडियंस तक ताकि इसको पहुंचाया जाए। इसमें फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थोड़ा बहुत जो है डेवलप हुई थी। एग्जाम्पल के लिए NW अय्यर एंड सन्स और J वाल्टर थॉमसन, ये एजेंसी जो है डेवलप हुई थी इस टाइम पे। अब इसके बाद अगर बात करें रेडियो एरा की, तो 1920 से 30s के बीच में रेडियो एरा माना जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि रेडियो का डेवलपमेंट होना शुरू कर हो गया था 20s में। उसके बाद ये एक नया एडवर्टाइजिंग मीडियम का काम करना इसने शुरू कर दिया था। इसमें कमर्शियल्स, ऑडियो कमर्शियल्स शुरू हो गए थे। इसके अलावा एजेंसी जो है धीरे धीरे कॉपीराइट एक्ट आया, कॉपीराइट शुरू कर दिया। वॉइस टैलेंट रेडियो ऐड में जो है डालना शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी जो है एजेंसी जो है रेडियो एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी लोगों का नज़र आया। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीविज़न इरा, 1950s टू 60s। आपको पता ही है कि 38 में टेलीविज़न सबसे पहले आया था। उसके बाद 53 में कलर टेलीविज़न आ गया था। तो कलर टीवी टेलीविज़न जब आ गया तो उसके बाद काफ़ी जो है एडवर्टीज़मेंट का फोकस टेलीविज़न के अंदर भी आ गया और टेलीविज़न का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके उससे जो है एडवर्टाइजिंग को एक नया ही बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट आप बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग में आया। एजेंसीज टेलीविज़न कमर्शियल बनाना, विजुअल स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्शन एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है काफ़ी जो है मतलब इन्होंने अपना एक्सपर्टीज़ लाया और बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने कमर्शियल्स एड्स बनाने शुरू कर दिया इन्होंने। इसमें बहुत सारी आइकॉनिक एजेंसीज आई जैसे लियो बर्नेट और ओजीवी एंड माथर। ये जो है काफ़ी दो बहुत ही फेमस उस टाइम की कंपनी थी जिन्होंने काफ़ी अपना अटेंशन जितनी भी उस टाइम पे कमर्शियल और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनको अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित किया और उनके लिए बहुत काम किया। नेक्स्ट है डिजिटल रिवॉल्यूशन।
डिजिटल रिवॉल्यूशन 1990 से जब इंटरनेट आया, तब से जो है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। ये एक न्यू एरा ऑफ एडवर्टाइजिंग इसको हम बोल सकते हैं। एजेंसीज, डिजिटल चैनल्स, वेबसाइट्स, ईमेल, बैन मार्केटिंग, इसके अलावा बैनर एड्स और सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल एजेंसीज ने किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से इमर्ज हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आप बात कर सकते हैं डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग, जो कि 2000 से स्टार्ट हुआ और अभी तक ये चल रहा है। डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग में डेटा और एनालिटिक्स टूल, ये सब इनका इस्तेमाल करके इन्होंने एडवर्टाइजिंग को काफ़ी जो है प्रिसाइज और टारगेट पॉपुलेशन, जिसको भी आपने टारगेट करना, उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे जो है टूल्स इन्होंने बनाया और एडवर्टाइजिंग को एक तरह से पूरी तरह एकदम समझ लीजिए आप ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। एजेंसीज़ कंज़्यूमर डेटा के ऊपर ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हुई। इन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज़ और अपने जो है कैंपेन इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से पब्लिक के पास लाने के लिए। इसमें जो है बहुत सारे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, रियल टाइम बिडिंग प्रैक्टिस में आए। इसके साथ-साथ ही डेटा ड्रिवन के साथ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, क्रिएटिव इनोवेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सस्टेनेबली एंड पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग, ये सारे सब जो है साथ में आए। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में मीडिया कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो एजेंसी जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे चैनल्स, ट्रेडिशनल और डिजिटल जो है सामने आए। इसके साथ अगर हम क्रिएटिंग इनोवेशन एंड कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, तो ये 2010 के बाद से माना जाता है। साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी और पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग, ये भी उसी के टाइम का है। तो क्रिएटिव इनोवेशन एंड कंटेंट मार्केटिंग के अंदर एजेंसीज ने क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, कंटेंट मार्केटिंग लाना इन्होंने शुरू कर दिया और ब्रांडेड कंटेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, ये सब जो है बहुत ज़्यादा सामने आई और एजेंसीज कॉन्स्टेंटली नए प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर एआर बोला जाता है, इनको सबको काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है, आप लास्ट बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग, ये भी जो है प्रेजेंट में चल रहा है। बहुत सारी मॉडर्न एजेंसीज आई हैं जो कि पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी और कंज्यूमर डिमांड के ऊपर जो है काम कर रही हैं। इसमें एजेंसी जो है ब्रांड्स को मदद करती हैं उनकी वैल्यूज़ और कमिटमेंट को पब्लिक के सामने तक लाने के लिए। तो इस तरह से हम अगर देखें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बहुत तेज़ी से शुरू से लेके अभी तक इवॉल्व होती आई हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुए हैं और मार्केटिंग लैंडस्केप का चेंज हुआ है, तो उसके साथ इन्होंने अडॉप्ट किया है। अभी ये बहुत ही हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करती हैं, जिसमें डिजिटल, डेटा ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन स्ट्रेटजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे कि आप एडवर्टाइजिंग का जो आपका बिजनेस है और जो आपका एम है, उसको सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, वो है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो फंक्शंस अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल है इनका एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए और उनके जो मैसेजेज होते हैं जो पब्लिक के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं टारगेट ऑडियंस के साथ, उनको कन्वे करने के लिए बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो है आपका कैंपेन जो है वो अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिव रहे। की फंक्शंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका मार्केट रिसर्च। जो एजेंसीज है वो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट करती रहती हैं, जिससे वो टारगेट ऑडियंस को समझ सकें,
मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सकें, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकें और साथ-साथ इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिस भी ब्रांड या जो सर्विस है उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको समझ सकें। ये रिसर्च डेवलपमेंट करने में कि कौन-कौन सी स्ट्रेटजी और कैसे क्रिएटिव कांसेप्ट्स लाएँगे उनको जो है आपको डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ क्लाइंट के साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइज़मेंट स्ट्रेटजी बनाती हैं और क्लाइंट्स के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को एकदम से अपने जो है जो आपका ब्रांड है उसके वैल्यूज़ के साथ आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स उसको अलाइन कर देती हैं। इसमें जो है एडवर्टाइजिंग मैसेज को डिफ़ाइन करना, पोजीशनिंग करना और मीडिया प्लानिंग ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। क्रिएटिव सर्विसेज में एजेंसीज़ क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल्स की मदद से कॉपीराइट करके और आर्ट डायरेक्टर्स, डिज़ाइनर्स इनकी सब की मदद से जो है बहुत ही अच्छा विजुअली अपीलिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स को क्रिएट करती हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट्स, ग्राफ़िक्स, वीडियोज़ और भी तरह के कंटेंट्स शामिल होते हैं। मीडिया प्लानिंग और बाइंग की अगर हम बात करें, इनके अंदर एजेंसी जितनी है उनके पास मीडिया प्लानर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, जो सबसे इफ़ेक्टिव जो है मीडिया चैनल को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं, ताकि वो जो है आप सही टारगेट जो है उसको ऑडियंस को पहुँचने में मदद करे। और इनको जब डिटरमाइन किया जाता है मीडिया चैनल को, तो इसके अंदर आपका क्लाइंट्स का बजट और इसके अलावा बेस्ट वैल्यू उनको क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, वो आपका डिपेंड होता है। कैंपेन एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, तो एजेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जितने भी मीडिया है अक्रॉस ऑल मीडिया चैनल्स चलाती हैं, जिसके अंदर आपका प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल, सोशल मीडिया और आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग ये सारी चीज़ें शामिल है। हर तरह का कैंपेन एग्जीक्यूशन का कोऑर्डिनेशन एजेंसीज आज के समय पे करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें, तो एजेंसी जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जिसमें कि वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सर्च इंजन मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग शामिल है। इन सब में काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं। कंटेंट क्रिएशन में एजेंसीज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जिसमें कि ब्लॉग पोस्ट भी शामिल हैं, आर्टिकल्स भी शामिल हैं, वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स और जितने भी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको सबको जो है ये इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये खुद कंटेंट क्रिएट भी करके देती हैं अपने क्लाइंट्स को। पब्लिक रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो पब्लिक रिलेशन सर्विसेज ये करती हैं क्लाइंट्स के पब्लिक इमेज को मैनेज करने के लिए। साथ-साथ क्राइसिस कम्युनिकेशन अगर कोई हो गया, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई है तो उसको हैंडल करना और साथ में एक सिक्योर मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज़ेज़ और मीडिया आउटरीच की मदद से प्रोवाइड करती हैं। एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट मेज़रमेंट की अगर बात करें, तो इनके पास डेटा एनालिटिक्स टूल्स की होती है जिसकी मदद से ये अपने एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन्स का परफॉर्मेंस हमेशा ट्रैक करती रहती हैं, मॉनिटर करती रहती हैं और ये क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स, इनसाइट्स जो है की मैट्रिक्स के ऊपर जैसे कि अपने एडवर्टाइज़मेंट की रीच, एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको आरओआई भी बोला जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। ब्रांडिंग और पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, तो एजेंसी जो है क्लाइंट्स को असिस्ट करती हैं, उनकी ब्रांड आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करने में, वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने में और उसकी जो है पोजीशनिंग मार्केट में लाने में। ये ब्रांड की गाइडलाइंस बना क्रिएट करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि कंसिस्टेंसी हमेशा जो है बनी रहे। इसके अलावा अगर इवेंट मार्केटिंग की बात करें, तो एजेंसीज़ जो है एग्ज़ीक्यूट प्लान कर सकती हैं मार्केटिंग कैंपेन्स अ, अराउंड जो बड़े-बड़े इवेंट्स का प्लान करना। इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चेस, ट्रेड शोज़, प्रमोशनल इवेंट्स ये सब चीज़ें जो है इस तरह के इवेंट्स जो है ये मार्केटिंग इसका करती हैं और इनका प्लानिंग करती हैं और इनको सबको जो है एग्ज़ीक्यूट भी करती हैं।
क्रिएटिव टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो एजेंसीज कंटिन्यूसली जो है जितनी भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होती हैं उनको हमेशा टेस्ट करती रहती हैं और साथ साथ उसको रिफाइन करती रहती हैं ताकि उनका इफ़ेक्टिवनेस बना रहे। लीगल एंड कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो एजेंसीज इंश्योर करती हैं कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स, इंडस्ट्री रेगुलेशंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स के जितने भी रूल रेगुलेशन उनको सबको एडहेयर करें और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लॉस और फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स इन सब चीज़ों से बचें। बजट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एजेंसी जो है क्लाइंट्स को मदद करती हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट्स कितना होना चाहिए और किस तरह से एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहिए। तो ये बजट मैनेजमेंट का इस तरह से काम करती हैं। क्लाइंट कंसल्टेशन में एजेंसी जो है ओपन कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट्स के साथ रहती हैं, उनको रेगुलर अपडेट्स, फीडबैक, रिकमेंडेशंस देती रहती हैं ताकि एडवर्टाइजमेंट एफर्ट्स जो है जितने भी हैं वो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन रहें। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बहुत ही इनका जो है पिवटल रोल हो है परसुएसिव मैसेजेस की क्राफ्टिंग करने, डिलीवर करने में ताकि वो टारगेट ऑडियंस के पास तक पहुँचे ही नहीं बल्कि उनको जो है इफ़ेक्टिवली जो आपका टारगेट है कि किस तरह से उसको जो है कौन स्ट्रेटजी बनाना, क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, मीडिया प्लानिंग, ये सब चीज़ें करके वो जो है एक जो है आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को सक्सेसफुल बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कौन कौन सी डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर और इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में, उनके सबके स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अगर हम बात करें जो है मोटा मोटा तो फिर सबसे पहले आपका अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसमें अकाउंट मैनेजर होता है, वो एक एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एक जो है लियाज़न अफ़सर का काम करता है, एक लाइजनिंग एजेंसी है, लाइजनिंग समझ लो एक जो है कड़ी है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव, नीड, एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना और क्लाइंट फीडबैक जो है एजेंसी क्रिएटिव और स्ट्रेटजी टीम्स को भेजना ताकि ये इंश्योर हो सके कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस जो है मिल सकें और ओवरऑल जो है क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप एक अच्छी तरह से चल सके। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रिएटिव डिपार्टमेंट। तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट जैसा नाम से ही पता है कि ये जितने भी एड कैंपेन्स होते हैं उनके जो है क्रिएशन में, चाहे वो विजुअल हो चाहे रिटन एलिमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को इनके डेवलपमेंट में काफ़ी जो है मदद करती हैं। इसमें बहुत सारे रोल होते हैं, रिटन कंटेंट होते हैं, स्लोगन्स, हेडलाइंस, एड कॉपी, इनकी कॉपी राइटिंग भी किया जाता है। इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन होते हैं डिज़ाइन एंड विजुअल एलिमेंट्स के लिए, ग्राफिक्स लेआउट और ओवरऑल उसके एस्थेटिक्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जो विजुअल एसेट्स, लोगोस, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस इन सब चीज़ों का जो है डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि क्रिएटिव टीम को ओवरऑल जो है ओवरसी करते हैं ताकि आपका एडवर्टाइजिंग जो कंसेप्ट है वो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव और क्रिएटिव विजन के साथ अलाइन हो सके। नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट फोकस करता है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया चैनल्स कौन से होंगे और जो टारगेट एडियस ऑडियंस है उस तक ताकि वो पहुंच सकें। उसके बाद जो है मीडिया प्लेसमेंट्स को मैनेज करते हैं जो कि आपके क्लाइंट के बजट के अंदर रहे। तो इसमें मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग, मीडिया एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इनके डिपार्टमेंट में आ जाती है। रीच एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट। रीच एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का जो है काम होता है कि मार्केट रिसर्च करना, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है करना ताकि जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया जा सके कि अभी स्ट्रेटजी कौन सी अपनानी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर सकें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी बनाना, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स जो है किस तरह से जो है उनको कैंपेन डेवलपमेंट में गाइड करने में मदद आएगी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, डेडिकेटेड इन एजेंसीज़ के पास डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और बाकी डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेज करता है सारी लॉजिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स के लिए, और सारा का सारा चीज़ ये मैनेज करता है। इसमें फ़ोटो का कोऑर्डिनेशन, वीडियो शूट्स, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपका शामिल होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट एजेंसी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जिसमें कि बजटिंग, इनवॉइसिंग क्लाइंट्स, पेरोल, एक्सपेंस ट्रैकिंग, ये सारी शामिल हैं, इनको सबको मैनेज करता है। लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ये इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जितने हैं वो रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करें। एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स को रिव्यू करते रहते हैं लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड के जो है साथ में मिला करके ये देखते हैं कि ताकि बाद में कोई लीगल और कंप्लायंस का इशू ना हो। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ को हैंडल करना। ये सभी में एक्चुअली जो है नहीं होता है, हर एक एजेंसी में, लेकिन कुछ लोग रखते हैं। इसमें मीडिया रिलेशंस हो गया, प्रेस रिलीजेज हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल है। एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट, एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट जो होता है वो आज के समय में जो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है, इसमें ये डिपार्टमेंट फोकस करता है कि कैंपेन परफॉर्मेंस डेटा का एनालिसिस करना, इसमें की मैट्रिक्स, और साथ में जो है ऑप्टिमाइज करते हैं एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज को, और आरओआई के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और ओवरऑल एम्प्लॉय वेलबींग, इनके ऊपर काम करता है। ये इंश्योर करता है कि एजेंसी के पास सफिशिएंट और नेसेसरी टैलेंट अवेलेबल है ताकि वो हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाएँ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसका काम ही होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इनको सबको जो है मैनेज करता है ताकि एजेंसी अच्छी तरह से स्मूथली काम से कर सके। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर होता है, और इनके सबके जो है बहुत सारे काम होते हैं, तब मिला करके कुल मिला के एक अच्छी एजेंसी रन करती है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट प्लानिंग और मैनेजमेंट। तो इसके अंदर अकाउंट प्लानिंग मैनेजमेंट में इसमें क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप आता है, एजेंसी मीडिया रिलेशनशिप आता है, पिचिंग फॉर एन अकाउंट। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें अकाउंट प्लानिंग मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप। क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर आप जो है देखेंगे कि इनका काम होता है सबसे पहले क्लाइंट की ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना, जिसके अंदर अकाउंट मैनेजर्स जो होते हैं वो थोरली अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट के गोल, ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन को। रेगुलर कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग की इसमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा ट्रांसलेट जो है क्लाइंट नीड्स, कि क्लाइंट्स की आवश्यकता क्या है, एजेंसी से वो क्या चाहता है, वो उसको जो है आप एजेंसी क्या प्रोवाइड कर रही है, दोनों के बीच में जो गैप है उसको गैप फिलिंग का काम जो है ये करता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करता है कि क्या चाहिए विद इन बजट्स के अंदर, तो उसके हिसाब से एक्चुअल वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, उसका जो है मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं कि ताकि क्लाइंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो सके। इसके अंदर वो रिसर्च, क्रिएटिव और मीडिया टीम्स जो है लगाते हैं ताकि इफ़ेक्टिव कैंपेन्स जो है बन सकें। इसके अलावा क्लाइंट एडवोकेसी, अकाउंट मैनेजर्स जो है क्लाइंट एडवोकेट की तरह से काम करते हैं एजेंसी के अंदर। इंश्योर करते हैं कि जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो क्लाइंट के विजन और ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो। फीडबैक लूप साथ में रखते हैं ताकि रेगुलर फीडबैक
रिपोर्ट हो सके और कैंपेन के परफॉर्मेंस और नेसेसरी एडजस्टमेंट हैं उनको ताकि टाइमली किया जा सके। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंसी मीडिया रिलेशनशिप। एजेंसी मीडिया रिलेशनशिप के अंदर मीडिया रिसर्च, निगोशिएशन, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसके अलावा पोस्ट कैंपेन एनालिसिस, ये सारे जो है एजेंसी मीडिया रिलेशनशिप में आता है। मीडिया रिसर्च के अंदर जो है ये एनालाइज करते हैं ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या हैं, कैसे पहुंचा जाए, उसका रीच, कॉस्ट क्या होगा, मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपने कैंपेन के लिए। इसके अलावा निगोशिएशन में मीडिया बाइज, एड प्लेसमेंट्स, रेट्स विद मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारी चीज़ें आपका जो है निगोशिएशन में आ जाता है। मॉनिटरिंग ऑप्टिमाइजेशन में कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को, और कोई भी एडजस्टमेंट अगर ज़रूरत है तो उसको जो है आप किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। पोस्ट कैंपेन एनालिसिस में सक्सेस जो है मीडिया प्लेसमेंट्स का कितना है, कैंपेन की गोल को अचीव करने के लिए और फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिए इंसाइट प्रोवाइड करना, ये काम होता है। अभी हम पिचिंग फॉर एन अकाउंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्टेजेज होते हैं। क्लाइंट का एक्विजिशन प्रोसेस जो होता है वो उसका काम रहता है। सबसे पहले प्रेपरेशन, एजेंसी जो है थोरो रिसर्च करती है पोटेंशियल क्लाइंट के ऊपर, उनकी इंडस्ट्री कौन सी है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं और मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजिक प्रपोजल, एक स्ट्रेटजिक प्रपोजल वो बनाते हैं, एक आउटलाइन प्लान बनाते हैं, और जिससे जो है क्लाइंट की नीड और ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से कवर किया जा सके, और उसी हिसाब से ताकि जो है आप अपना मीडिया कैंपेन उनके लिए बना सकें। क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव कंसेप्ट्स प्रोवाइड करती हैं, आइडियाज़ देती हैं कि क्या-क्या हर एक टाइप के आइडिया कौन सी चीज़ को करेंगे तो उसको क्या उसका जो है कैपेबिलिटी होगी। बजट और टाइमलाइन, डिटेल बजट और टाइमलाइन जो है प्रोवाइड करती हैं ताकि एजेंसीज़ की एबिलिटी जो है किस तरह से रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है वो दिखाया जा सके। इसके अलावा टीम प्रेजेंटेशन, एजेंसीज़ अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं जो कि उस पार्टिकुलर अकाउंट के ऊपर उस पार्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम करेंगे, जिसमें उनका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस को साथ में जो है हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा केस स्टडीज, बहुत सारे केस स्टडीज सक्सेसफुल कैंपेन्स जो हुए हैं उनको सबको डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं एजेंसीज, और अपना ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह जो है उनको दिखाती हैं, जितने भी न्यू अकाउंट्स होते हैं या न्यू क्लाइंट्स जिनको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन आवर एंड एंगेजमेंट, इसके अंदर जो है जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं, उनको सबको एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा फॉलो अप में जब एजेंसीज क्लाइंट को अपना जो है जब सारी चीज़ें जब पिच कर देती हैं तो उसके बाद जो है उनसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए, किस तरह से वो प्रपोजल्स उसको सबको जो है फॉलो अप का काम करते हैं। तो इस तरह से अकाउंट प्लानिंग मैनेजमेंट बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है क्लाइंट रिलेशनशिप और एडवर्टाइज जो है इफेक्टिव कैंपेन्स को एडवर्टीजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी मीडिया प्लानिंग के ऊपर। तो मीडिया प्लानिंग में ये कुछ पॉइंट्स हैं। एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिसाइड द टारगेट ऑडियंस, डेवलपिंग द प्लान, क्रिएटिंग द राइट मीडिया मिक्स, शेड्यूलिंग, रीच एंड फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी और बजटिंग। तो हम एक एक जो है हर एक को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो आप जो है सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि क्लाइंट और ब्रांड की एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस की बात भी हो सकती है, वेबसाइट ट्रैफिक को ड्राइव करना होता है, लीड्स को जनरेट करना, सेल्स को बूस्ट करना, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये शामिल हो सकता है। इसके अंदर हम इसके बाद बात करते हैं डिसाइड द टारगेट ऑडियंस। उसके बाद हम टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करते हैं डेमोग्राफी के बेस के ऊपर, साइकोग्राफिक, बिहेवियर और जितने भी रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं उनको सबको जो है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग किया जाता है ताकि इसमें मोस्ट सूटेबल मीडिया चैनल को चूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है।
इसके अलावा उसके बाद जो है क्या, डेवलपिंग द प्लान। ये सारी दोनों चीज़ें होने के बाद मीडिया की एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, मीडिया ऑब्जेक्टिव डेवलप किया जाता है, और मीडिया सिलेक्शन की कौन सी मीडिया को हमने सेलेक्ट करना है, चाहे सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, रेडियो टेलीविज़न, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें जो है कौन सा क्या करना वो शामिल है इसके अंदर। क्रिएटिंग द राइट मीडिया मिक्स कंसिडरेशंस की जाते हैं कि कौन सा जो है आपका ऑप्टिमल मिक्स करेंगे मीडिया चैनल्स का, जो इफ़ेक्टिवली जो है टारगेट ऑडियंस को पहुंच सकें, और विद इन द बजट। क्योंकि आप अगर बात करते हैं रिमोट एरिया में, बहुत सारे एरिया ऐसे होंगे जहाँ की आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर आप जो है ऐसी चीज़ों से कैंपेन अपना चलाएंगे, ऐड कैंपेन, तो वो सक्सेसफुल आपका नहीं होगा। तो उसके लिए आपको आउटडोर मीडिया और दूसरे मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स और इनको सबको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है राइट मीडिया मिक्स का जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आपका कैंपेन का टाइमलाइन वगैरह कैसे होगा, एक डिटेल टाइमलाइन बनाना है, कितने टाइम के लिए और कब-कब वो कैंपेन रन होना चाहिए, रीज़नैलिटी, प्रोडक्ट लॉन्च डेट, और बाकी रिलेवेंट जो फैक्टर्स हैं उनको सबको जो है इसके अंदर कवर किया जाता है। इसके अलावा जो है ये भी डिसाइड करना है कि कैंपेन जो है कंटिन्यूअसली रन होगा या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बीच में आएगा, इसको बर्स्ट या फ्लाइटिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रीच एंड फ्रीक्वेंसी। तो रीच का मतलब है कि आपने कितने इंडिविजुअल, कितने हाउस होल्ड्स को आप चाहते हैं कि आपका कैंपेन उनके पास तक जो है पहुँचे, या फिर वो लोग आपके कैंपेन से एक्सपोज़ हों एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। ये पोटेंशियल को जो है आपका जो है ऑडियंस की साइज़ और पोटेंशियल का मेज़रमेंट करता है। साथ-साथ जो है ये भी डिटरमाइन करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कब-कब जो है आपका कैंपेन चलाने से कितनी जो है टारगेट ऑडियंस है वो एक्सपोज़ होगी इससे। तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर, उसका रिपीटिशन कितनी बार किया जाएगा ऐड का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी और बजटिंग, बजट एलोकेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी की कितना कॉस्ट में जो है कितना इफ़ेक्टिवली आप कौन-सा मीडिया को इस्तेमाल करके जो है आप एम उसको अचीव करेंगे। इसके अलावा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का असेसमेंट, ये सारी जो है आपका जो है कॉस्ट एफिशिएंसी और बजटिंग के अंदर कवर होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे मीडिया प्लानिंग प्रोसेस में कंटिन्यूअसली चीज़ों को मॉनिटर करना और ऑप्टिमाइज़ करते रहना कैंपेन्स को, जिस तरह से आगे बढ़ता है ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया मिक्स इसलिए बहुत ज़रूरी है शेड्यूल करने में, और रियल टाइम परफॉर्मेंस डेटा, फीडबैक, इनको सबको इंश्योर करने में। नेक्स्ट है आपका प्लान को अगर आप जब बनाते हैं तो उसको किस तरह से डेवलप करेंगे। तो इसमें 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन मीडिया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं उनको पहले डिटरमाइन करिए। उसके बाद डिटरमाइन टारगेट ऑडियंस, कौन-सी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है जिसको आप जो है आप रूरल को, या फिर अर्बन एरिया को, या फिर आप जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, या फिर आप किसी कम्युनिटी को, या फिर आप किसी स्टेट को, या फिर आप पूरे कंट्री को किसी, या फिर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली आप किस तरह से आपका टारगेट ऑडियंस होगा उसको आप डिटरमाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी और रीच को कि आपका जो ऐड होना है वो कितनी बार दिखाया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी रीच कहाँ तक होगी, कंटिन्यूटी रहेगी या फिर जो है बीच-बीच में फ्लाइटिंग होगा, पल्सिंग होगा। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो है उसको मीडिया जब उसको चला देते हैं तब उसके बाद उसको एनालाइज़ करते रहते हैं कि आपका जो ट्रैफ़िक है वो सही परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर कहीं कोई ज़रूरत है मीडिया पर कैंपेन परफ़ॉर्मेंस को, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ज़रूरत होने से उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स भी किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि क्रिएटिंग द राइट मीडिया मिक्स, राइट मीडिया चैनल्स का जो है सिलेक्शन करना। तो आपको ये देखना है कि आपको ऑफ़लाइन मीडिया जैसे कि मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, केबल,
ये सब चीज़ें आपको जो है इनको इस्तेमाल करना है आउट ऑफ होम, या फिर जो है ऑनलाइन मीडिया चैनल जैसे डिजिटल पब्लिकेशंस, पेपर क्लिक हो गया, सोशल मीडिया, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, बिडिंग, रियल टाइम बिडिंग। तो ये सब चीज़ें आपको कौन-सा आपको फ़ॉलो करना है, उसको जो आपकी सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग के अंदर जो है उस सिलेक्शन, नेगोशिएशन ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो पहले आपको मीडिया ऑडियंस कौन-सा है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। मीडिया चैनल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि टारगेट ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स कौन-कौन सी हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है और उनके प्रेफ़रेंसेस क्या है। ये नॉलेज जो है आपको राइट मीडिया आउटलेट चूज़ करने में मदद करता है ताकि आप उस टारगेट ऑडियंस तक अच्छी तरह से पहुँच पाएँ। इसके अलावा मीडिया रिसर्च, इसमें बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि पोटेंशियल मीडिया चैनल्स कौन से हैं और टारगेट ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि उनके साथ अलाइन करती हैं। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट पब्लिकेशन, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। मीडिया प्लानिंग इनपुट, अ, इसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो मीडिया बायर्स हैं, वो मीडिया प्लानर्स के साथ बहुत ही क्लोज़ली काम करके अंडरस्टैंड करते हैं कि मीडिया प्लान और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल्स को सेलेक्ट करना, ताकि वो डिज़ायर्ड रीच और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर पाए, अचीव कर पाए, उसमें काफ़ी मदद होता है। मीडिया इन्वेंटरी एनालिसिस में ये एडवर्टाइजिंग इन्वेंटरी की अवेलेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि ऐड कब दिया गया, उसके स्लॉट्स क्या-क्या हैं, ऐड स्पेस क्या कितना है। तो ये सेलेक्टेड मीडिया चैनल्स का जितने भी हैं उनको इवैल्यूएट करते रहते हैं। प्राइसिंग, प्लेसमेंट और टाइमिंग इन सब फैक्टर्स को भी साथ-साथ असेस करते रहते हैं। नेगोशिएशन की बात करें तो इसमें रेट नेगोशिएशन आता है, एडेड वैल्यू, टर्म्स कंडीशंस, लेवरेजिंग रिलेशनशिप्स ये चीज़ें शामिल हैं। रेट नेगोशिएशन में एडवर्टाइजिंग स्पेस का टाइम, उनका कॉस्ट क्या होगा, ये जो है मीडिया ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव से जो है नेगोशिएट किया जाता है। इसमें प्राइसिंग के ऊपर, डिस्काउंट्स के ऊपर, एडेड वैल्यू, बेस्ट पॉसिबल रेट्स जो है विद इन बजट, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। एडेड वैल्यू में आता है कि एडिशनल बेनिफिट्स जो है एडेड वैल्यू में आएंगे मीडिया आउटलेट से, जैसे कि बोनस एड प्लेसमेंट्स, एक्सटेंडेड कवरेज या स्पेशल प्रमोशंस, जिससे कि आपका कैंपेन का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये चीज़ें शामिल हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में केयरफुली जो है नेगोशिएट किया जाता है टर्म कंडीशन का, जैसे कि ऐड का प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट गारंटीज़, कैंसलेशन पॉलिसी और पेमेंट टर्म्स, इनके ऊपर सबके ऊपर जो है प्रॉपर एक टर्म एंड कंडीशन डिस्कस किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप को लेवरेज करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मीडिया वेंडर्स के साथ जो है बनाना काफ़ी एडवांटेजियस होता है। नेगोशिएशन प्रोसेस पे इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पर जो अगर आपकी पार्टनरशिप है तो ये जो है आपका बेटर डील और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन के अंदर आता है कैंपेन की मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम एडजस्टमेंट्स, अगर कोई चेंजेस कुछ करने हैं तो एडजस्ट करना ताकि वो और ज़्यादा परफॉर्म कर सके। इसके अलावा पोस्ट कैंपेन एनालिसिस करना, जिसमें कंप्रहेंसिव पोस्ट कैंपेन एनालिसिस आता है ओवरऑल इफेक्टिवनेस को एसेस करने के लिए, और साथ में आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ताकि वो प्रोवाइड कर पाए। वेंडर परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, बजट का रिकन्सिलिएशन करना, अगर आप एलोकेटेड बजट के अंदर अगर जो है आपका कैंपेन नहीं हो पा रहा है तो उसको किस तरह से उसमें जो है एनालाइज़ करना, और कोई रीज़न है उसको तो फिर उसमें रिकन्सिलाइल करना। इसके अलावा क्लाइंट रिपोर्टिंग, डिटेल्ड रिपोर्ट क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा पार्टिकुलर ऐड कर रहा है, की इनसाइट्स जितने हैं, जो लर्निंग्स है, रिकमेंडेशंस,
फ्यूचर कैंपेन के लिए ये सारी चीज़ें आपका प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट 2 ख़त्म हो रहा है। आपका जल्दी से जल्दी यूनिट 3 भी मैं आपको पढ़ा दूँगा। मेरा एम ये है कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा सेमेस्टर 3 का पूरा कंप्लीट हो जाए, और साथ-साथ अभी इस बार हम ज़्यादा गैप नहीं देंगे। सेमेस्टर 4 का भी सेमेस्टर 3 का ख़त्म होने के साथ-साथ ही करा देंगे, ताकि आप अपने टाइम पे जब चाहें उसका प्रिपरेशन धीरे-धीरे आप पढ़ते रहें। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।